हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुक्रेक्स में। मैं हूं ऋतिका और आज की हमारी क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जिनकी हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने की वो डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर। आई होप आप सबने वो स्टडी कर लिया है और अब देखते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होगा कि अगर हमारी अर्थ प्रेजेंट है इस तरीके से और अगर हमारे सन से लाइट रेडिएशंस आती हैं तो कुछ लाइट रेडिएशंस हमारी अर्थ अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी सारी एमिट आउट नहीं करती। अगर बाहर की तरफ इंफ्रारेड रेडिएशंस रिलीज करेगी जो कि कुछ हमारी जो गैसेज हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस उसको अब्जॉर्ब करेंगी और ग्रीन हाउस गैसेस री अमिट कर देंगी अर्थ सरफेस की तरफ। क्लियर? ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हीटेड रहती है। अदरवाइज अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम हटा दें अर्थ से तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो पूछा गया है आपसे ऐसी कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस वाली। ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस है। हमने 4 ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ी थी। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, N2O है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट पूछा आपसे, व्हाट इज पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर द एजेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन। ठीक है, वो एजेंट जिनसे हमें पोल्यूशन होता है उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। पूछा गया स्पेशली एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी गैसेज जो हैं वो एयर पोल्यूशन को कोज करती हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने बहुत बार कहा है, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली कि नोट पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, जो सा मेथड नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या फिर डंपिंग इन ओशियंस। कौन सा इनमें से मेथड्स नहीं है? और करेक्ट आंसर हमारे पास डी, डंपिंग इन ओशियन। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम उसको ओशियन में डंप कर देंगे, नहीं। ये तो मेथड एक गलत है। ये तो मेथड है कि जब हम उसको वेस्ट को बिना ट्रीट किए उसमें ओशियन में हमने डंप कर दिया। हमसे तो ट्रीटमेंट का मेथड पूछा गया था, ये तो हमने ट्रीटमेंट किया ही नहीं है। इंसिनरेशन वाला जो मेथड है, इंसिनरेशन में होगा हमारे पास एक बॉक्स होता है, इंसिनरेशन में एक बॉक्स होगा और इस बॉक्स में हमारे पास आग लगा दी जाएगी। ये क्लोज होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज होगा, ये हमारे पास प्रोसेस होगा इंसिनरेशन का। ठीक है, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह जो है हमारे पास उनको ट्रीट करने के लिए हम इंसिनरेशन वाले मेथड को यूज करते हैं। उसके बाद रिसाइकिल तो अगर हमारे पास कोई ग्लास है, प्लास्टिक ग्लास है, उस प्लास्टिक ग्लास को सुंदर सा बना के उसको हम पेन स्टैंड बना सकते हैं कि उसके अंदर हम पेन्स अपने रख लें। तो वो एक मेथड होता है रिसाइकिल करना, कि किसी चीज को हमने रिसाइकिल किया, रीयूज किया। इसके अलावा उस प्लास्टिक को हम मेल्ट करा के कोई और प्लास्टिक फॉर्म में भी दे सकते हैं ताकि फर्दर यूज वो आ सके, उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। कंपोस्टिंग जो है, जो अब हमारे पास कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग में हम स्टडी करेंगे हमने एक गड्ढा बना लिया है। ठीक है, कंपोस्टिंग में हमने एक पिट बना लिया है, उस पिट में हम वेस्ट डालते हैं। स्पेशली कौन सा वेस्ट डालेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम डालेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा मैन्योर में। ये आता है हमारे पास मेथड कंपोस्टिंग का। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर लिमिटेड एंड दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, वो वापस जल्दी से नहीं बनेंगे। क्लियर। ऑप्शन है आपके पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्स है, सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, हमेशा जो सन है वो सन तो रहेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि सन वहां से गायब हो जाएगा किसी दिन, खत्म हो जाएगा किसी दिन, नहीं, सन तो रहेगा। तो सन के जो लाइट्स है जो हम सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं या बनाते हैं वो हमारे पास बनती ही रहेगी। सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, ई वेस्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर यूज नहीं आ रहा, कोई लैपटॉप यूज नहीं आ रहा, कोई सिम कार्ड यूज नहीं आ रहा, ईयरफोन्स यूज नहीं आ रहे, वो सब ई वेस्ट में आएगा। ठीक है, चलो मैंने तो आपको आंसर बता भी दिया है, अब तो आप आंसर कर सकते हो इजीली। प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस, ओल्ड कंप्यूटर्स या फिर फूड वेस्ट। अब तो आपने आंसर कर ही दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ओल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ओल्ड कंप्यूटर्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आएगा। 6th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, जो अंदर रहता है। ठीक है, इंडोर पूछा गया है स्पेसिफिकली। ऑप्शन आपके पास ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल तो बाहर चलते हैं तो ये तो आउटडोर में आ गया, ये तो आउटडोर आ गया। इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्री जो एमिट करते हैं, इंडस्ट्रीज भी घर के अंदर थोड़ी होती है, बाहर होती है, आउटडोर। 3rd है हमारे पास टोबैको स्मोक, हाँ, जो लोग सिगरेट लेते हैं या फिर बीड़ी ये सब जो पीते हैं वो घरों में पीते हैं, अंदर पीते जरूर तो नहीं है, वो हर बार जब बाहर जाएंगे तभी पियेंगे, घर के अंदर नहीं पियेंगे, तो वो एक इंडोर वेस्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन देख लेते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर भी घर के अंदर नहीं होता, ये भी हमारे पास आउटडोर एक्टिविटी है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी टोबैको स्मोक, ये है हमारे पास एक इंडोर एक्टिविटी। 7th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, स्पेसिफिकली पूछा गया है एग्रीकल्चर में। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ओके, ध्यान दे के पूरी अटेंशन के साथ शांत दिमाग से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ए ऑप्शन कहता है आपका यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फर्टिलाइजर्स, ओवर इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ओवर इरिगेशन तो नहीं हो सकता। एक मेथड पूछा जैसे वाटर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए, ओवर इरिगेशन से तो नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन हट गया, तो ऑल ऑफ द अबव भी हट गया, 2 ऑप्शन बच गए। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करके तो वाटर पोल्यूशन होता है, दे कॉज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, दे डू नॉट रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन। क्लियर, सिर्फ क्रॉप रोटेशन एक ऐसा ऑप्शन है सी, जिससे कि क्या होगा, हमारे पास वाटर पोल्यूशन जो है हमारा वो रिड्यूस होगा, वाटर पोल्यूशन हमारा रिड्यूस होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सा कॉज जिससे सॉइल डिग्रेड हो रही है, यानी कि सॉइल क्वालिटी खराब हो रही है। ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 4th 5th क्लास से इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन आपको पढ़ाए जाने हैं। अगर आपने ये चैप्टर इतने ध्यान से नहीं भी पढ़ा है एनसीईआरटी का, तो आप क्वेश्चन देख के लॉजिक लगा के कॉमन सेंस से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। कॉमन सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन क्वेश्चंस में कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई जाए। आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज नॉइज। नॉइज होती क्या है, नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, उसको हम बोलते हैं नॉइज। पूछा गया है नॉइज पोल्यूशन
का पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस आपके पास, यूज ऑफ नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, बिल्डिंग हाईवे नियर रेजिडेंशियल एरियाज, यूजिंग लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक एरियाज, या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ए ऑप्शन। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगाएं तो हमें बाहर की जो आवाज है वो हमें आवाज ना सुनाई दे। क्लियर। बिल्डिंग हाईवे नियर रेजिडेंशियल एरियाज, अगर घरों के पास अगर हमने हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दिया तो हाईवे पे तो सारे दिन व्हीकल चलेंगे, ऑटोमोबाइल चलेंगे, जिनका बहुत ज्यादा शोर है वो होता है हॉर्न जो लोग बजाते हैं पै पे, उनका शोर बहुत ज्यादा होगा, रेजिडेंशियल एरियाज में सर्वाइव करने में मुश्किल आती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं यार एकदम रोड के पास घर है यार, बहुत शोर आता है ना, रोड के पास एकदम घर नहीं लेते लोग, प्रीफर नहीं करते, थोड़ा सा उनसे एक गली पीछे ले लेते हैं कि शोर नहीं आएगा, तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से। सी ऑप्शन दिया था, यूजिंग लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरियाज में अगर हम लाउड स्पीकर्स बजाएंगे तो नॉइज पोल्यूशन कोज करेंगे, कम नहीं करेंगे। कम करने का सिर्फ एक ही तरीका, रिड्यूसिंग पूछा गया आपसे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, रिड्यूसिंग पूछा है, कभी कभी आपसे इंक्रीजिंग भी पूछेगा कि नॉइज पोल्यूशन को इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं इन दो तरीकों से, जो ऑप्शन बी और सी आपको दिए गए हैं। 10th क्वेश्चन आपका कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हजार्डस वेस्ट? फूड वेस्ट, बैटरीज, ग्लास बोटल्स, या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस। इसका क्वेश्चन तब आपको आंसर आता ही होगा आपके पास, आपको बैटरीज। फूड वेस्ट तो कोई नुकसान नहीं है हमें, ग्लास बोटल से भी कोई नुकसान नहीं है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस से भी कोई इतना कोई खास नुकसान नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है बैटरीज से, क्योंकि बैटरीज में कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अगर हमने उनको इनहेल कर लिया तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे? वो टॉक्सिक हो सकते हैं। इट कंटेन्स टॉक्सिक एलिमेंट्स, इस वजह से ये हजार्डस वेस्ट है। 11th क्वेश्चन आपका कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट? रिड्यूसिंग पूछा है, प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करने का क्या मेथड है? यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, एक बार जो यूज करने वाले हैं, यूज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रोज, यूज ऑफ रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, यूज ऑफ रीयूजेबल। जो बार बार यूज की जा सके वाटर बॉटल, उसका इस्तेमाल करें आप। ऑप्शन ए था सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, नहीं, एक बार यूज आने वाले तो वो थ्रो कर दिए, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिया होता है यूज ऑफ मल्टीपल यूज प्लास्टिक बैग्स, जो बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे प्लास्टिक बैग्स हो अगर हो, तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट हो जाता। डी ऑप्शन आपको दिया होता ऑप्शन ए एंड सी, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू? पूरे अर्थ का एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन है, वाटर पोल्यूशन इन लोकल रिवर, एक लोकल रिवर में वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम ए नियर बाय फैक्ट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अगर आपको जल्दबाजी होगी ना आंसर्स करने की, तो आप नन ऑफ द अबव की जगह अगर आपको ऑल ऑफ द अबव दिया होता तो आप डी ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। पढ़ते डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव, है ना। आप आगे की स्टेटमेंट्स में तो पढ़ो, आगे की स्टेटमेंट में दिया गया है वाटर पोल्यूशन इन लोकल रिवर, लोकल एरिया है, नियर बाय फैक्ट्री, पास की एरिया, ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो रीजनल है, वो लोकल एरिया में कन्फाइंड है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको गिवन है ग्लोबल, ग्लोबल पूछा तो ग्लोबल में हमारे पास रीजनल इश्यूज नहीं आएंगे। सिर्फ अगर डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दिया होता तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होता, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया है लोकल रिवर और नियर बाय फैक्ट्री में, तो बी और सी करेक्ट नहीं हुए। इस केस में हमारे पास ए जो है ए करेक्ट होता है। ये हमारे पास एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू है। क्लियर? नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इनमें से मेथड है? कार्बन फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए कौन सा इनमें से मेथड है? ड्राइविंग अ गैस गजलिंग कार, फ्लाइंग फ्रीक्वेंटली ऑन एयरप्लेन्स, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा इनमें से करेक्ट मेथड है? द करेक्ट मेथड इज सी, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अगर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करेंगे हम तो हीट इतनी ज्यादा जनरेट नहीं होगी हमारे पास, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा। अगर हम कार का यूज करें तो कार में भी CO2 रिलीज होगा, और एयरप्लेन्स में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करेंगे तो एयरप्लेन्स भी जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। 14th क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग
सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है उसको कम करने का, उसको रिड्यूस करने का कौन सा इनमें से तरीका है? ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टेरेस फार्मिंग। ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन ये दोनों तो कॉज करते हैं, दे कॉज सॉइल इरोजन, ठीक है, प्रिवेंट नहीं करते, रिड्यूस नहीं करते, कॉज करते हैं। टेरेस फार्मिंग जो है वो रिड्यूस करता है। टेरेस फार्मिंग में हमारे पास इस तरीके की फार्मिंग होगी, स्टेयर्स में होगी, तो अगर यहाँ पे सॉइल जो प्रेजेंट है अगर वो इरोड हो भी जाएगी, अगर यहाँ वाली सॉइल इरोड होके पानी से नीचे भी अगर आ जाएगी तो वो यहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वाले प्लांट्स को ज्यादा फर्टाइल सॉइल मिलेगी, अगर यहाँ से इरोड होके नीचे आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी, है ना। तो द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इज टेरेस फार्मिंग, इज टेरेस फार्मिंग। बेस्ट मेथड जो है वो हमारे पास टेरेस फार्मिंग है। ये इस डायग्राम मैंने आपको दिखाया गया, क्लियर। 15th हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का फायदा पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी हम 3 लेवल्स पे स्टडी करते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। फायदा पूछा गया है आपसे, इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, बेनिफिट्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स। अब बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, इन्हीं क्वेश्चन से आप दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी का, तो क्या देखने को मिलेगा? क्रॉप यील्ड कम देखने को मिलेगी, हाई रिड्यूस हो जाएगा, हाइयर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इंप्रूव्ड की जगह कम, रिड्यूस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज हमें देखने को मिलेंगे अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड है? ऑप्शंस है आपके पास, क्लियर कटिंग फॉरेस्ट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, एनकरेजिंग अर्बन स्प्रॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहला है क्लियर कटिंग फॉरेस्ट, कि सारे के सारे फॉरेस्ट को ही आप काट दो। बी ऑप्शन है फॉरेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि पेड़ों को काटना, उनसे फ्रूट्स लेना, जो उनके हम फायदे लेते हैं उनको एक सस्टेनेबल तरीके से लो, सस्टेनेबल एक बैलेंस तरीके से लो, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है एनकरेजिंग अर्बन स्प्रॉल, यानी कि पेड़ों को काटो और वहां पे अर्बनाइजेशन करो आप, कि वहां पे गांव के लोग भी शहर में आ जाए, वहां पे रहने लग जाए। या फिर डी ऑप्शन, इनके सारे में से तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस। बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं ए एंड सी, वो तो डिफॉरेस्टेशन को एनकरेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं, क्लियर। 17th क्वेश्चन हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सोर्स पूछा गया है, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल मशीनरी, लाउड म्यूजिक इन पब्लिक एरियाज या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। इन क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कस करने का कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये कॉमन सेंस और लॉजिक और रीजनिंग से आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ और आंसर्स बता रही हूँ, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ समझने का, समझाने का नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन का सोर्स पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों से नॉइज पोल्यूशन हमारा होता है। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से जब हॉर्न होता है उससे हमारे पास नॉइज पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल मशीनरी, जब मशीन्स काम करती हैं धड़ धड़ इतनी तेज आवाज से हमारी मशीन्स काम करती है, तो उससे भी हमारे पास नॉइज पोल्यूशन होता है। लाउड म्यूजिक इन पब्लिक एरियाज, अगर आप बजाओगे पब्लिक एरिया में, अगर आप लाउड स्पीकर बजाओगे, गाने बजाओगे तेज तेज, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए कौन सा इनमें से मेथड है? यूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स, ऐसी प्लास्टिक प्लेट्स और कप्स का इस्तेमाल करना जो कि हम एक बार यूज करें उसको हम डिस्पोज कर दें। बी ऑप्शन यूजिंग प्लास्टिक स्ट्रोज, प्लास्टिक स्ट्रोज का आप इस्तेमाल करते हो, जैसे कि अगर हम कोई जूस पी रहे हैं तो हम स्ट्रो के साथ पीते हैं, ठीक है, वो भी पेपर स्ट्रो आने लग गई अब तो, लेकिन अगर आप प्लास्टिक स्ट्रो का यूज करते हो तो। सी ऑप्शन कहता है यूजिंग रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स, कि अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाओ तो आप अपने बैग लेके जाओ, वो जो बार बार यूज जाए, रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स अगर आपके पास हो तो कौन सा मेथड है हमारे पास? इसमें से हमारे पास करेक्ट मेथड है ऑप्शन सी, यूजिंग रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स। ये जो 2 मेथड्स है हमारे पास, ये तो प्लास्टिक वेस्ट को इंक्रीज करता है। सिर्फ इकलौता हमारे पास सी ऑप्शन जो था ये हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट को डिक्रीज करता है।
19th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ वाटर स्कैसिटी। पानी की कमी का इनमें से कौन सा कॉज है कि पानी की कमी हो रही है। ओवर कंजप्शन ऑफ वाटर, की पानी को हमने ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है, या फिर पोल्यूशन की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे रीजन जो हैं वो कंबाइन करके ही वाटर स्कैसिटी का एक कोज है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इन्वायरमेंट में, नेचर में जब भी कोई चीज होती है वो एक्सक्लूसिवली नहीं हो रही। पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो सिर्फ एयर इफेक्ट नहीं होती है, एयर के साथ साथ अगर आपको वाटर भी इफेक्ट होगा। अब आप पूछोगे वाटर कैसे इफेक्ट होगा, बारिश जब आएगी, एसिड रेन, एयर पोल्यूशन था लेकिन पानी भी इफेक्ट हुआ, वो पानी अब सॉइल में जाएगा, सॉइल में पर्कुलेट कर जाएंगे वो केमिकल्स, तो सॉइल पोल्यूशन भी हुआ। तो कोई भी अगर एक टाइप का पोल्यूशन होता है या फिर एक टाइप का प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें हैं। इकोसिस्टम में सारी की सारी चीजें रिलेटेड हैं, एक लिंक बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है। अगर चेन के बीच में आप कहीं से भी कट करते हो, कहीं पे भी अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, तो पूरी की पूरी चेन, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जनरली हमारे पास कुछ कोज है, कुछ बेनिफिट्स है, तो सारे के सारे हमारे पास कोज है। कोई भी सिंगल एक चीज कोज नहीं करती, सारे ग्रुप ऑफ थिंग्स कोज करते हैं किसी एक चीज को। 20th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी। रिड्यूसिंग पूछा गया है, एनर्जी कंजप्शन इन ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली ध्यान दीजिए ट्रांसपोर्टेशन में पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है ड्राइविंग अ फ्यूल एफिशिएंट कार, यूजिंग पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइंग फ्रीक्वेंटली ऑन एरोप्लेन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, ड्राइविंग फ्यूल एफिशिएंट कार। पेट्रोलियम और डीजल को ना यूज करके आप सीएनजी यूज करें। कंप्रेस्ड सीएनजी इज compressed नेचुरल गैस। क्लियर, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये एफिशिएंटली बर्न होती है, इट बर्न्स एफिशिएंटली। इसी के साथ साथ एक और फायदा है इसका कि ये सस्ती भी है, इट इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल। और एक और फायदा है दिस कांट बी अडल्टरेटेड, इसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, दिस कांट बी अडल्टरेटेड। क्लियर, इसी वजह से सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं बी और सी हमारे पास, ये एनर्जी कंजप्शन का इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। और आई होप आप सबको समझ आया होगा, आपने इससे आइडिया ले लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आपको समझ आएगा कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज आपको देनी है, किस हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करके चलना है। तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते कूदते रहिए बच्चों। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।